हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के माध्यम से हम आपको पढ़ाने वाले हैं आपके सिलेबस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है घातांक एवं करणी। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से आपके एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम इस चैप्टर के कंप्लीट कंसेप्ट को आपको सिखाएंगे। देन सेकेंड लेक्चर में मैं इस चैप्टर के बिहाफ पर आने वाले क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कराऊंगा, जिससे आपका ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और हम समझते हैं कि हमारा ये चैप्टर क्या है। और इस चैप्टर के अंतर्गत देखो डियर स्टूडेंट्स, आपको एक चीज़ हम बता दें कि अगर आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जितने भी चैप्टर आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेंगे, लगभग सभी के सभी चैप्टर्स को आप लोगों ने कभी ना कभी पढ़ा है। बस उन सभी के सभी क्वेश्चंस को, उन सभी के सभी चैप्टर्स को समझने का नज़रिया थोड़ा सा बदलना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की 60 ट्रिक आप लोगों को सीखनी है, जो मैं आपको बेहद आसानी से सिखाऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे साथ लगातार बने रहते हैं, रेगुलर लेक्चर को अटेंड करते हैं, तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर हो जाएगा, उसकी मैं गारंटी लेता हूँ। आइए डियर स्टूडेंट्स, आज का ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है घातांक एवं करणी। फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ये समझेंगे कि घातांक क्या होते हैं और घातांक के अंतर्गत कौन कौन से नियमों का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग सीखेंगे डियर स्टूडेंट कि करणी अर्थात शर्ट्स क्या होती है और शर्ट्स के क्या रूल होते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों से पूछे जाते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग समझते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल घातांक किसे कहते हैं। घातांक किसे कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? इंडिसेस किसे कहा जाता है? आपको घातांक के छोटे छोटे नियम पता होंगे। गुणे में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं, जो आप लोग छोटी छोटी क्लास में यूज़ करते हुए आए। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक लेक्चर को मैं एकदम जीरो से हीरो लेवल तक, मीन्स एकदम लो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक ले जाने का प्रयास करता हूँ। सो आप लोगों को खूब ध्यान से छोटी छोटी बातों को समझते हुए चलना है। घातांक का मतलब होता क्या है डियर स्टूडेंट? जैसे मान लीजिए लिखा हो कहीं पर 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, 4 बार लिखा था, आपको पता है इसको हम 2 की घात 4 के रूप में लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये जो 2 लिखा हुआ है, इसी को हम क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार। और यह जो लगी है बच्चों, इसको हम लोग घात कहते हैं। और इस पूरी संख्या को बच्चा लोग घातांक कहा जाता है। इसी पूरी संख्या को इंडिसेस कहा जाता है। मीन्स कोई भी संख्या जो आधार और घात के रूप में लिखी हुई है, उसी को हम लोग घातांक, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंडिसेस कहते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से हम तमाम प्रकार की एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं। जो घातांक के एग्जाम्पल को, जैसे कहीं लिखा है a की पावर m, तो यह एक क्या है? ये क्या बच्चों? घातांक। कैसा अंक है? घात वाला अंक है, इसीलिए इसको हम लोग घातांक अर्थात इंडिसेस कहते हैं। जो डियर स्टूडेंट्स हमारे इंग्लिश मीडियम से हैं, वो भी बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेक्चर आपको प्रोवाइड कराऊंगा, हर एक तरीके से आपको समझाऊंगा, आप परेशान नहीं होंगे। ठीक है, या 2 की पावर मान लो बच्चा लोग ऐसे 5 लिखा गया, ठीक है, ये भी क्या है? घातांक है। क्या है डियर स्टूडेंट्स? घातांक है। और यहाँ जो नीचे लिखा हुआ है आधार है, जो ऊपर लिखी हुई है, उसको हम क्या कहते हैं? घात। जैसे कहीं लिखा है 5 की पावर 7, इसको 5 की पावर 7 ऐसे पढ़ा जाता है। या a की पावर 3 को तो हम लोग a क्यूब भी पढ़ा करते हैं। तो ये हो गया बच्चा लोग घातांक क्या होता है, और घातांक के कुछ एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखाया। जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा है डियर स्टूडेंट्स a की पावर 5, तो इसका मतलब जनरली हो जाता है a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए। बहुत छोटी छोटी बातें आप लोगों के साथ चर्चा करें, धीरे धीरे एकदम वहां तक लेकर के जाऊंगा। तो ये 5 बार गुणा करना ही इस बच्चों इसका घातांक का क्या कहलाता है? मान कहलाता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो घातांक क्या होता है, घातांक में आधार क्या होती हैं और घातांक में घातें क्या होती हैं, आपको समझ आ गई होंगी। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं घातांक के कुछ नियम। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स या लॉ ऑफ इंडिसेस क्या होती हैं, जिनका यूज करके बच्चा लोग हम लोग क्या करते हैं? प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है, क्या पढ़ेंगे बच्चों? इसको सभी लोग जरूर नोट करेंगे। लॉ ऑफ इंडिसेस, लॉ ऑफ इंडिसेस कहते हैं बच्चों इसको हम लोग, जिसको अगर हिंदी में बोलेंगे तो हम कहेंगे घातांक के नियम। जो घातांक वाली संख्याएं होती हैं, वो घातांक वाली संख्याओं को जोड़ने, घटाने, गुणा भाग करने के लिए कुछ नियमों का हम लोग प्रयोग करते हैं, जिन्हें हम लोग घातांक के नियम या लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के नाम से जाना करते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं क्या होता है। सबसे पहला नियम याद रखिएगा,
बच्चा लोग अगर कहीं पर जैसे a की पावर 0 आया, a की पावर 0 माने कोई भी संख्या होगी, कितनी भी बड़ी से बड़ी होगी, कितनी भी छोटी सी छोटी होगी, अगर उसकी घात शून्य लगी होगी तो हमेशा के लिए आप लोग ध्यान रखेंगे उसकी वैल्यू हमेशा डियर स्टूडेंट्स 1 होगी। तो पहला आप याद रखेंगे a की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। फॉर एग्जाम्पल कहीं पर आएगा x की पावर 0 तो आप 1 समझेंगे, am पूरे की पावर 0 लगा है 1 समझेंगे, 100 की पावर 0 लगा है 1 समझेंगे। मीन्स कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या है या कितनी भी छोटी सी छोटी संख्या है, अगर उसकी घात में बच्चा लोग क्या लगा है, 0 लगा हुआ है, तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा नियम समझिए, अगर बच्चों किसी की घात 1 लगी है तो उसकी वैल्यू हमेशा वही संख्या होगी। जैसे 100 है या मान लो 1000 है, पावर 1 लगी है तो इसकी वैल्यू 1000 हो जाएगी, ठीक है। x की पावर 1 है, इसकी वैल्यू x हो जाएगी, y की पावर 1 है, वैल्यू कितनी हो जाएगी, y। मीन्स अगर किसी की पावर डियर स्टूडेंट्स क्या लगी है 0 तो उसकी वैल्यू 1 होगी, और किसी की पावर अगर बच्चा लोग 1 लगी है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वही हो जाएगी, ठीक है। अगला समझिएगा, अगला है बच्चों, अगर मान लो कहीं a की पावर m लगा है तो जरूरत पड़ने पर इसको 1/a की पावर -m लिखा जा सकता है, या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, उसी में बढ़ा देता हूं। r बेटा अगर a की पावर m लिखा है तो इसको 1/a की पावर m भी हम लिख सकते हैं, जहां हमें ज़रूरत पड़ेगी। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो 1/3 की पावर 5 लिखा हुआ है, इसको 3 की पावर -5 लिख सकते हैं, या 1/3 की पावर -5 लिखा तो इसको 3 की पावर 5। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पावर प्लस में है तो 1/, में जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। कहने का मतलब ऊपर से नीचे होगी तो प्लस है तो माइनस हो जाएगी, और माइनस है तो प्लस में हो जाएगी। बस सिंपल सा रूल है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। चलिए समझते चलिएगा ऐसे फटाफट से। अगला है हमारा चौथे नंबर पे बच्चों, अगर कहीं ऐसे लिखा है a की पावर m और होल की पावर n लिखा है तो इसका मतलब a की पावर mn हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लीजिए 2 की पावर 2 लिखा हुआ है और फिर पावर 3 लिखा है, इसका मतलब 2 की पावर 6 हो जाएगा। उसके बाद इसको हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ये नेक्स्ट रूल है, ठीक है। जितने भी रूल हैं मैं आपको सब यहाँ पर समझाऊंगा, आप लोग बस फटाफट से समझते चलिएगा। अगला समझो बच्चों, अगला रूल नंबर 5 देखो, अगर मान लीजिए कहीं a/b की पावर m लगा हुआ है तो इसका मतलब a की पावर m/b की पावर m हो जाता है, ठीक है। मीन्स अगर कोई संख्या भिन्नात्मक रूप में लिखी हुई है और इस पूरे की घात कोई लगी हुई है तो इस घात को हम तोड़ करके अंश की घात अलग लगा देते हैं, हर की घात अलग लगा देते हैं। इस तरीके से इसकी वैल्यू यहाँ पर निकल जाती है। ऑलराइट ना। चलो अगला देखो बच्चों, जो आप लोग बहुत पहले से पढ़ते हुए आए हो कि सर गुणे में घातें जुड़ती हैं। अगर कहीं लिखा है a की पावर m इंटू a की पावर n तो ये बराबर हो जाता है a की पावर m प्लस n के। इसको हम लोग बोलते हैं गुणे में घातें जुड़ती हैं, लेकिन आधार बराबर हो तब। जैसे 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 7 तो 2 की पावर 5 प्लस 7 माने 2 की पावर यहाँ पे 12 हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ 3 होगा बच्चों तब घातें नहीं जुड़ेंगी। क्यों? क्योंकि घातें तभी जुड़ती हैं जब आधार क्या हो, बराबर हो। अर्थात दो घातांक अगर गुणे के रूप में लिखे हुए हैं और उनका आधार बराबर है तो उनको गुणा करने पर उनकी घातें जो होती हैं, उनकी पावर जो होते हैं वो क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, ठीक है। चलो ऐसे ही बच्चा लोग और होगा 7 नंबर पर a की पावर m/a की पावर n इक्वल होगा a की पावर m माइनस n के। इसको हम बोलते हैं भाग में घातें घटती हैं, ठीक है। गुणे में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें क्या होती हैं बच्चों, भाग में घातें क्या होती हैं, घटती हैं। अगली चीज याद रखिएगा, अगर मान लो कहीं लिखा है a इंटू बी होल टू द पावर m तो इसका मतलब हो जाएगा a की पावर m इंटू बी की पावर m। सही है। इसका उल्टा भी करेक्ट होगा। कहने का मतलब ये है a की पावर n इंटू बी की पावर n लिखा हुआ है तो इसको हम ए बी की पावर n बच्चों क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा बच्चा लोग, अगर कहीं रूट a लिखा है तो इसका मतलब a की पावर 1/2 होता है। बाकी अभी इसको हम लोग करणी के अंतर्गत भी बच्चा लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये घातांक के नियम आपको समझ आए होंगे। पहला मैंने आपको बताया
किसी भी घात की संख्या अगर शून्य घात जो है शून्य होगी तो उसकी वैल्यू 1 होगी, अगर किसी की घात 1 होगी तो उसकी वैल्यू वही संख्या होगी। और इस तरीके से अंश और हर में घातों में क्या चेंजेस होते हैं वो हमने आपके साथ डिस्कस किया। चौथा यहाँ पर दिखाया, पांचवा, ये सारे नियम आपको समझ आ गए होंगे। मैंने आप लोगों से बोला है डियर स्टूडेंट्स की एक कॉपी एक नोट्स आप लोगों को बनानी है और मेरे साथ आपको करते हुए चलना है। उस नोट्स में आप लोग इसको नोट कर लीजिए। और घातांक के 2 बेसिक और बहुत ही महत्वपूर्ण नियम मैं आपको और सिखाने चल रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, इसको करिए। तब उसको नोट पॉइंट में स्टार बना के मोस्ट इंपॉर्टेंट में जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि उस लॉजिक का यूज बहुत ज़्यादा होता है। आप लोगों ने सीखा होगा बच्चों आधार और घातों की तुलना करना, ठीक है। घातों की तुलना कब की जाती है समझिएगा, इसको याद रखेंगे। कहते हैं बच्चों यदि, ध्यान देना, यदि कहीं लिखा है a की पावर m बराबर a की पावर n, तो m बराबर बच्चों n हो जाता है। याद रखिएगा यहाँ पर क्या है, ये जो है एक घातांक है, ये भी क्या है, घातांक है। मीन्स घातांक वाली 2 संख्याएं लिखी हुई हैं और इन दोनों घातांक वाली संख्याओं को आपस में बराबर किया गया है। दोनों घातांक वाली संख्याओं को आपस में बराबर किया गया है जबकि इनका आधार बराबर है। तो नियम ये कहता है कि अगर 2 घातांक वाली संख्याएं आपस में बराबर दी गई हैं और उनका आधार बराबर है तो उनकी घातें भी बराबर हो जाएंगी। ये पहला नियम है। दूसरा नियम आप ध्यान रखिएगा बच्चों, यदि कहीं लिखा हो a की पावर m बराबर b की पावर m, तो वहां पर याद रखेंगे आप लोग कि a बराबर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ये जस्ट उसी का उल्टा है, उसी का कन्वर्स है। कैसे, यह बच्चा लोग एक घातांक है, ये भी क्या है, एक घातांक है। 2 घातांक वाली संख्याएं आपस में बराबर लिखी गई हैं और आप देखोगे तो इनका आधार आपस में बराबर है, सॉरी इनकी घात आपस में बराबर है। अगर बच्चों इनकी घात आपस में बराबर है तो इनका आधार बराबर हो जाएगा। माने 2 घातांक वाली संख्याएं तभी बराबर हो सकती हैं जब उनका आधार भी बराबर हो और उनकी घात भी बराबर हो, ऐसी कंडीशन है। तो यहां पर क्या था, आधार बराबर था तो घातों को बराबर कर दिया गया, यहां घातें बराबर थी तो किसको बराबर कर दिया गया, आधार को बराबर कर दिया। ये डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको सिखाया घातांक क्या होते हैं और घातांक के नियम क्या होते हैं, ये आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आइए हम लोग बात करते हैं करड़ी क्या होती है, करड़ी कितने प्रकार की होती है, इन सब चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इन घातांक के नियमों को आप हमेशा से ध्यान रखिएगा, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते समय इनका यूज करेंगे, ठीक है। चलिए देखो, रूल सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है। कंसेप्ट आपको पता होगा तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा आप उसको सॉल्व कर ले जाएंगे। मैं कभी भी ये नहीं चाहता हूं कि केवल आपको या तो कंसेप्ट सिखा दिया जाए या केवल क्वेश्चन सॉल्व करा दिया जाए। तो केवल क्वेश्चन सॉल्व करने से कंसेप्ट तैयार नहीं होगा। कंसेप्ट तैयार करेंगे, फिर उसकी हेल्प से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, देन अच्छा लगेगा, आपको अच्छे से तैयार भी हो जाएगा और उस चैप्टर के बिहाफ पे कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा ना, आप उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आइए बच्चा लोग हम लोग समझते हैं करड़ी किसे कहते हैं। करड़ी मीन्स क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, इंडिसेस होता है। आइए समझे हम लोग कि करड़ी अर्थात इंडिसेस किसे कहते हैं। करड़ी जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडिसेस बोलेंगे, ठीक है। करड़ी क्या होता है, जहां पर भी यह वाला चिन्ह लगा हुआ आपको मिले, रूट जिसको आप कहते हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, करड़ी कहते हैं। माने कोई भी संख्या अगर इसके अंदर लिखी हुई है इस चिन्ह के अंदर और वो बाहर नहीं निकल पा रही है तो क्या कहलाती है, करड़ी। जैसे इसके अंदर 16 लिख दोगे तो इसका मान 4 आ जाएगा, तो ये करड़ी नहीं। लेकिन ऐसे 5 लिख दोगे ये बाहर नहीं निकल पाएगी, तो ये क्या होती है बच्चों, इसको हम लोग करड़ी बोलते हैं। क्या कहते हैं, करड़ी बोलते हैं, ठीक है। तो आइए करड़ी के कुछ प्रकार पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहला प्रकार जो होता है बच्चों उसको बोलते हैं शुद्ध करड़ी। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, शुद्ध करड़ी। शुद्ध करड़ी जिसको हम बोलते हैं प्योर इंडिसेस, प्योर इंडिसेस, ठीक है। शुद्ध करड़ी क्या होती है, ऐसी करड़ी जो शुद्ध रूप में लिखी गई हो, उसमें और कुछ भी ना हो, ठीक है, उसी को हम लोग शुद्ध करड़ी कहते हैं। केवल एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ, एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लीजिएगा। जैसे बच्चों √5 हो गया, या क्यूबिक रूट ऑफ 3 हो गया, या 4th रूट ऑफ 27 हो गया, इट्सेट्रा। ये सब क्या है, शुद्ध करड़ी है, क्योंकि करड़ी के अतिरिक्त यहाँ पर और भी कोई चीज़ नहीं लिखी हुई है, इसलिए बच्चों इसको हम लोग क्या कहते हैं, शुद्ध करड़ी बोलते हैं। प्योर इंडिसेस के नाम से जाना जाता है, ठीक है।
एग्जाम में आ सकता है निम्न में से कौन सी शुद्ध करणी है, निम्न में से कौन सी मिश्र करणी है। तो जब आपको पता होगा उसी सिचुएशन में तो आप इसको बता पाएंगे, इसलिए इन छोटी छोटी चीज़ों को भी समझते चलिए। दूसरे पे आता है बच्चों मिश्र करणी। मिश्र करणी जिसको बोलते हैं मिक्स या मिक्स्ड लिखा गया होगा, मिक्स्ड सर्ड्स, ठीक है। क्या बोलेंगे? मिक्स सर्ड्स होगा बच्चों। करणी माने घातांक माने इंडिसेस होता है, ठीक है। करणी का मतलब क्या होता है? सर्ड्स होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंडिसेस एंड सर्ड्स, ठीक है। तो ये होगा प्योर सर्ड्स और ये क्या होगा? इम्प्योर सर्ड्स बोला जाएगा। तो मिश्र, इम्प्योर कह रहे हैं, मिक्स्ड सर्ड बोला जाएगा, मिश्र जो है करणी बोला जाएगा। इसमें क्या होता है एग्जाम्पल समझिएगा। इसका एग्जाम्पल देख लो डियर स्टूडेंट्स, जैसे आप लिख दिए 2√5 लिख दिए, है ना, 3√7 लिख दिए या 8³ लिख दिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या माने करणी के रूप वाली भी संख्याएं लिखी गई हैं, बिना करणी के रूप वाली संख्याएं भी लिखी गई हैं, और दोनों आपस में मिक्सअप रूप में लिखे हुए हैं, आपस में मिक्स रूप में लिखे हुए हैं। इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं मिक्स सर्ड्स या मिश्र करणी के नाम से जानते हैं। अगला है बच्चों सजातीय करणी और एक होती है विजातीय करणी, ठीक है। देखिएगा कौन सी करणी होगी? सजातीय करणी। सजातीय जो एक ही जाति की हो, इसको हम लोग लाइक सर्ड्स कह सकते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों? लाइक सर्ड्स, समझते चलिएगा। सजातीय करणी। और अगले नंबर पे हमारी आती है विजातीय करणी, ठीक है। क्या बोलते हैं? विजातीय करणी, जिसको हम बोलते हैं अनलाइक सर्ड्स, ठीक है। अनलाइक सर्ड्स, दो तरह की सर्ड्स होती हैं इधर की तरफ हमारी, कौन कौन सी? लाइक सर्ड्स और अनलाइक सर्ड्स। एक को हम बोलेंगे सजातीय करणी और एक को हम क्या बोलेंगे? विजातीय करणी। सजातीय करणी क्या होती है? जैसे √7 लिख दिए, फिर √5 लिख दिए, √3, तो ये जो है एक सजातीय करणी, क्योंकि इन सब में वर्गमूल निकाला जा रहा है ना। अगर इधर लिख दिए ऐसे 7 लिख दिए, ठीक है, फिर क्यूब रूट आप, ठीक है, 29 लिख दिए, फिर क्यूब रूट आप मान लीजिए आपका 52 लिख दिए, तो ये भी एक क्या है? सजातीय करणी है ना। क्योंकि इस करणी की अगर हम बात करें, यहाँ से यहाँ तक की बात करें डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक की अगर हम बात करिए तो इन सभी की सभी करणी में क्या निकाला गया? वर्गमूल निकाला गया है। और यहाँ से यहाँ तक की करणी की अगर हम बात करते हैं, इन सब में क्या निकाला गया है? घनमूल निकाला गया है। तो ये एक जाति की है, ये अलग जाति की है, मीन्स ये सजातीय है और ये आपस में, लेकिन इन दोनों को आपस में मिक्स कर दिया जाए अभी, तो ये क्या हो जाएगी? विजातीय करणी हो जाएगी, जो एक जैसी नहीं होगी। जैसे इसका एग्जाम्पल तो आप लोग समझ ही गए। इसका एग्जाम्पल जैसे स्क्वायर रूट आप मान लीजिए 7 लिख दिए, फिर क्यूब रूट आप 19 लिख दिए, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से, यहाँ वर्गमूल है, यहाँ घनमूल है, तो ये क्या हो गई? विजातीय होगी। और ज़्यादा एग्जाम्पल लेने की शायद मुझे ज़रूरत नहीं है। सजातीय करणी और विजातीय करणी का क्या कंसेप्ट है ये आपको समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो करणी वाली थी, जो आप लोगों को समझ में आ गई हैं। अब हम लोग थोड़ा समझते हैं कि सजातीय और विजातीय करणी तो ठीक ही है, शुद्ध करणी क्या है। देखो ये सारी चीज़ें आपको पता रहेंगी, तो एक आध क्वेश्चन आपके एग्जाम में छोटे छोटे पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको नोट भी कर लीजिएगा। अब आइए बच्चों, हम लोग सीखते हैं कि ये परिमेयीकरण क्या होता है या संयुग्मी क्या होता है। यह बहुत ज़्यादा यूज़ भी होता है। आपको पता है कि परिमेयीकरण किसका किया जाता है और संयुग्मी संख्या क्या होती है, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग समझेंगे कि संयुग्मी क्या होता है, कॉन्जुगेट किसे कहते हैं, जिसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। संयुग्मी का मतलब कुछ और समझ लेते हैं। संयुग्मी का मतलब, कॉन्जुगेट का मतलब होता क्या है? डियर स्टूडेंट्स, कॉन्जुगेट का मतलब होता है, जो मैं अपने हिसाब से बताता हूँ, कॉन्जुगेट का मतलब होता है जो a² - b² वाली सर्व संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में आइडेंटिटी कहते हैं, जो a² - b² वाली सर्व संख्या या आइडेंटिटी बना दे, उसी को कॉन्जुगेट, उसी को क्या कहते हैं? संयुग्मी संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास √3 लिखा हुआ है, प्लस में √2 लिखा हुआ है। अब आप सोचे इसकी संयुग्मी क्या होगी? तो यहाँ पर a की जगह पे कितना है डियर स्टूडेंट्स? a की जगह पे √3 है, b की जगह पे √2 है, तो a + b लिखा है, जिसका कॉन्जुगेट अगर आप लिखना चाहोगे, इसकी संयुग्मी अगर आप लिखना चाहोगे, तो इसकी संयुग्मी क्या होगी? √3 - √2 होगी,
क्योंकि डियर स्टूडेंट जब √3 प्लस √2 को आप √3 माइनस √2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स 3 माइनस 2 अर्थात कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। तो एकदम सिंपल से अपने दिमाग में आप एक चीज बैठा लीजिएगा कि कॉन्जुगेट का मतलब जो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली क्या कर दे सर्व संख्या। बच्चे गलतियां क्या करते हैं, चिन्ह बदलते हैं, समझने का प्रयास करिएगा। जैसे बच्चों मान लीजिए कि हमने लिख दिया माइनस √3 माइनस √2, हमने कहा कि सर जी इसका कॉन्जुगेट बताइए, क्या बताइए कॉन्जुगेट। तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इसका कॉन्जुगेट क्या बताते हैं, ध्यान रखिएगा, वो प्लस √3 और प्लस √2 समझ लेते हैं। अब आप बच्चा लोग ये बताओ, जब माइनस √3 माइनस √2 को आप मल्टीप्लाई करोगे √3 प्लस √2 से, तो कहीं पर भी आपको नजर आ रहा है क्या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली सरसंख्या बनेगी? नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पर एक ही जगह पे माइनस √3 है और यहाँ एक ही जगह पे √3 है, एक मामला गड़बड़ हो गया। तो हमेशा से ध्यान रखिएगा कि आप जो है ये जो है आपका ना ये फिक्स है और ये फिक्स है, केवल एक चिन्ह बदला जाएगा। अगर आप इसका कॉन्जुगेट लिखोगे, ध्यान दो, अगर आप इसका कॉन्जुगेट लिखोगे तो माइनस √3 यहाँ रख केवल ये बदलेगा प्लस √2, तभी तो ए की जगह पे ये बी की जगह पे ये, तब तो आइडेंटिटी जा करके बन पाएगी। तो हमेशा से ध्यान रखिएगा जो बीच वाला चिन्ह होता है, जो मिडिल वाला साइन होगा, संयुग्मी लिखते समय केवल उसी को चेंज किया जाता है। क्लियर हो गई बातें ना? चलो बाकी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगली चीज समझिएगा, हर का परमेयीकरण। हर का परमेयीकरण क्या होता है और हर का परमेयीकरण किस तरीके से बच्चा लोग किया जाता है उसको आप लोग समझ लीजिए। हर का परमेयीकरण एक टॉपिक है, हर का परिमेयीकरण। ठीक है, हर का परमेयीकरण जिसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। क्या बोलेंगे? रैशनलाइजेशन। ठीक है, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन का मतलब होता क्या है? देखो डियर स्टूडेंट्स, एक छोटा सा रूल, एक छोटा सा कंसेप्ट आप लोग समझिएगा कि अगर हमारे पास कोई भी संख्या दी गई हो तो मैथमेटिक्स का रूल ये कहता है कि उसके हर में अर्थात उसके डिनोमिनेटर में नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, उसके हर में अपरिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए, हर में दशमलव नहीं होना चाहिए। तो किसी भी दी गई भिन्नात्मक संख्या के हर में से अपरिमेय संख्या को हटा करके उसको परिमेय बनाने की प्रोसेस को, उसको परिमेय बनाने की प्रक्रिया को ही परिमेयीकरण कहा जाता है। जैसे सपोज करिए कि आपके पास 1/√5 लिखा हुआ है, तो ये इसका जो हर है इसमें अपरिमेय संख्या लिखी हुई है, इसी के हर में से इस अपरिमेय संख्या को हटाना जबरदस्ती नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ द मैथमेटिकल रूल, जो गणित के नियम होते हैं उन नियमों का प्रयोग करते हुए इसके हर में से अपरिमेय संख्या को हटाना, रिड्यूस करना, उसको परिवर्तित करना ही हर का परिमेयीकरण कहलाता है। तो ये हमारे पास जो √5 है, अगर मैं अंश और हर दोनों को बच्चों √5 से मल्टीप्लाई करा दूं, ऊपर √5 और नीचे कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा। बातें समझ में आ रही हैं? जैसे अगर मान लीजिए 1/, आपके पास √5 लिखा हुआ है प्लस में 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे रैशनलाइजेशन करने के लिए हमें √5 प्लस 2 के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना होगा। रैशनलाइजेशन करेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको? हम लिखेंगे 1/√5 प्लस में 2 मल्टीप्लाई करोगे बच्चा लोग √5 माइनस 2 से, ऊपर और नीचे दोनों जब करोगे मल्टीप्लाई तो ऊपर तो आपका √5 माइनस 2 आ जाएगा और नीचे देखो a प्लस बी और a माइनस बी मीन्स यहाँ हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यहाँ आएगा √5 माइनस में 2, √5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4 होगा, फाइनली यहाँ √5 माइनस 2 अपान में 1, इसका मतलब यही √5 माइनस 2 बच्चा लोग आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये होता है हर का परिमेयीकरण, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। ये भी चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब आइए हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं बच्चों, घातांक के नियम तो आप लोग समझ लिए, अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे करड़ी का नियम क्या होता है। करड़ी का नियम क्या होता है, इसको भी छोटे छोटे नियम होते हैं, उसको भी मैं आपको सिखा देता हूँ और आप इसको बच्चों लोग क्या करोगे नोट डाउन कर लोगे। ठीक है, करड़ी के नियम, देन हम लोग सवाल लगा पाएंगे।
कार्डी के नियम, जिसको हम लोग बोलेंगे लॉ ऑफ सर्ड्स, जिसको हम बोलेंगे बच्चा लोग क्या, कार्डी के नियम। पहला नियम है बच्चों, जैसे मान लीजिए कहीं पर ऐसे लिखा है a की पावर m और इसका सपोज करिए nth रूट निकाला गया है, तो इसका मतलब a की पावर m अपान n हो जाएगा। पहला नियम समझिएगा, ठीक है। पहला नियम, जैसे मान लीजिए कहीं पर आपके पास लिखा है 3 की पावर 2 क्यूबिक रूट लगा है, तो इसका मतलब 3 की पावर 2/3 हो जाएगा। सही है। अगला रूल ये है बच्चों कि जैसे मान लीजिए आपके पास mth रूट आप ab ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब ab की पावर 1/m हो जाएगा, और इसका मतलब a की पावर 1/m इंटू b की पावर 1/m हो जाएगा। वही घातांक के ही सारे नियम कार्डी में भी चलते हैं, वही घातांक के सारे नियम कहाँ चलते हैं बच्चों, कार्डी में भी चलते हैं। बाकी और कुछ खास मैं इसमें आपको नहीं बताऊंगा, ना तो आपको इसको रटने की ज़रूरत है। घातांक और कार्डी के जो कुछ भी नियम थे डियर स्टूडेंट्स, वो सारे के सारे नियम मैंने आपको यहाँ पर समझा दिए हैं। बहुत ही आसानी से आप लोग अब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके भी यहाँ पर दिखाने का प्रयास करता हूँ, और आप लोग देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देन और भी जो क्वेश्चन बचेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर के में आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज के इस लेक्चर में मैंने आपको घातांक के सारे नियम बताए हैं, कार्डी के सारे नियम बताए हैं। आई होप आपको समझ आया होगा और आप लोग उसका फ़ायदा उठाएंगे, सारी चीज़ों को याद रखेंगे, जिससे हम और सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी डिस्कस कर सकें। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा है बच्चा लोग, यहाँ पर लिखा है 3 की पावर m-1 प्लस 3 की पावर m+1, ठीक है। ये हमें लिखा हुआ है 810 के बराबर, 810 के बराबर बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है, और हमसे पूछ रहा है कि m की वैल्यू को बताइए। देखो तो कैसे बताएंगे हम लोग, यहाँ देखो बच्चों, इसको हम 3 की पावर m/3 लिख सकते हैं, क्योंकि भाग में घाते घटती हैं। इसको 3 की पावर m इंटू 3 लिख सकते हैं बराबर 810। इससे फ़ायदा क्या होगा कि पूरे में 3 की पावर m हो जाएगा कॉमन, और यहाँ बचेगा 1/3 प्लस बच्चों कितना 3 = 810 बचेगा। समझ आ रही बातें। यहाँ बचा 3 की पावर m, एलसीएम लोगे 3 3 जा 9, 1 + 9 अपान में 3 = 800, तो 3 की पावर m, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे उधर जा करके, तो 810 इंटू में 3 अपान में कितना हो गया 10 हो गया बच्चों। समझ आ रही है बातें। आराम से इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे, देखो एक 0 से 0 कट गया, 881 की देखते हैं ऑप्शन में कितना कितना है बच्चों, 81 गुणे 3 बच रहा है, तो 9 9 81। ध्यान दो 3 की पावर m, ये जो है बच्चों 3 की पावर 4 की वैल्यू है, और ये 3 की पावर 1 है, तो 3 की पावर m = इसको हम लोग 3 की पावर 5 लिख सकते हैं। अब मैंने अभी सिखाया था ना कि आधार बराबर हैं तो घातों की तुलना हो जाती है, तो घातों की तुलना करोगे तो m बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कई सारे बच्चे सोचेंगे सर इतना लंबा अगर हम एग्जाम में लगाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हमारा खर्च होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि एग्ज़ाम में टाइम कभी भी कम नहीं पड़ता है, चाहे तो आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं। अगली चीज़ ये है कि जब आपको ये चीज़ें पता होंगी तो बहुत ही शार्ट में आप इसको लगाएंगे, वो मैं आपको सिखाऊंगा। अभी मैंने चूँकि कंसेप्ट सिखाया इसलिए कंसेप्ट का यूज़ करके मैंने इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाया। चलिए एक क्वेश्चन और भी सॉल्व करते हैं, आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर लिखा युगपत समीकरण 2 की पावर बच्चा लोग यहाँ पर x + y = 1 लिखा हुआ है ऐसे, और लिखा हुआ है 2 की पावर x - y = 4। तो कह रहे हैं हल करके x और y का मान बताइए। देखो बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे, आप कहोगे चूंकि 2 की पावर x + y जो है इसकी वैल्यू 1 दी गई है, कितनी दी गई है 1, तो 2 की पावर x + y = आपको पता है बच्चों कि इसको हम लोग चाहें तो 2 की पावर 0 लिख, क्योंकि 2 की पावर 0 की वैल्यू कितनी होगी 1। अब आधार हो गए बराबर तो घातों की तुलना करोगे तो x + y = 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपका तैयार हो जाएगा। अगेन फिर से आप देखिएगा 2 की पावर x - y = 4 लिखा हुआ है, इसको 2 की पावर x - y = 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। आधार बराबर हैं तो घातों की तुलना x - y = 2, ये आपका समीकरण नंबर क्या हो गया 2 हो गया। अब इस समीकरण 1 और 2 को हम जब हल करेंगे तो हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे हल करें, आराम से समीकरण 1 और 2 को जोड़ लो, विलोपन विधि लगाओ, क्या मिलेगा x + y = 0,
x माइनस वाई इक्वल टू 2, वाई से वाई कट गया, 2x इज इक्वल टू 2 आएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। सही है। अब x की वैल्यू ला करके समीकरण 1 में रख दो, लिख देंगे x का मान कहाँ रखोगे, समीकरण 1 में रखोगे बच्चों, तो 1, ठीक है, प्लस वाई इक्वल टू 0, तो वाई इक्वल टू आपको -1 मिल जाएगा। तो फाइनली जो आपको आंसर मिलेगा वो x इज इक्वल टू 1 मिलेगा और y इक्वल टू क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। समझ आ गई बच्चों बातें आप लोगों को, क्लियर हो गया, समझ आ गया होगा और क्वेश्चन को आप लोगों ने इसको सॉल्व करके भी देख लिया होगा। ऐसे ही तमाम प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है, लेकिन आज के इस लेक्चर को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा क्योंकि ये लेक्चर जो था वो कंसेप्ट था। हर एक चैप्टर को मैं ऐसे ही आप लोगों को पढ़ाऊँगा, हर एक चैप्टर का पहले मैं आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा, उसका लॉजिक बताऊंगा, देन उसके बिहाफ पर एक लेक्चर और आपको मिलेगा जिसमें हम उसमें आए हुए उन सभी के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कभी न कभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या इस साल पूछे जाने की संभावना है। सो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही एक्साइटमेंट के साथ रेगुलर आप लेक्चर को वॉच करते रहिए। अगर आप मेरा सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि मैं आप लोगों के लिए निस्वार्थ भाव से मेहनत कर रहा हूँ, तो अपने दोस्तों के साथ लेक्चर्स को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते ज़रूर रहिए। ऑल द बेस्ट।